नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम आज डिस्कस करेंगे आरएस मेंस 2025, जो कि 17 और 18 जून को हुआ है। उसके पेपर 3 में एक सब्जेक्ट आता है बिहेवियर, 20 मार्क्स का सब्जेक्ट। लास्ट मैंने आपको जो आंसर की बताई थी वो स्पोर्ट्स एंड योगा की थी, 20 मार्क्स का वो था। 7 क्वेश्चंस उसमें थे। और आज जो हम बिहेवियर डिस्कस करेंगे ये भी 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, जिन्होंने आर एस मीन्स 2025 दिया है वो भी अपने आंसर्स चेक कर लीजिए ऑथेंटिक सोर्सेज से। जो मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा क्वेश्चंस कहाँ से उठाए आरपीएससी ने, किस तरह क्वेश्चन फ्रेम हुए, किस तरह के क्वेश्चंस आए, ताकि आगे आने वाले बच्चे जो तैयारी करेंगे 2026 में वो भी समझ सकें कि बिहेवियर सब्जेक्ट के लिए आरपीएससी जो है वो कहाँ से, कौन से सोर्सेज अपना रहा है जहां से उनको तैयारी करनी चाहिए, और किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं। तो आज का जो ये लेक्चर है आंसर की बेसिकली दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने आर एस मेन्स 2025 दिया है वो अपने आंसर्स देख सकते हैं कि किस तरह के आंसर्स लिखने पर उनको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। और जो बच्चे आगे आने वाले अटेम्प्ट की तैयारी करना चाहते हैं, 2026 के मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी समझ सकते हैं आरपीएससी का माइंडसेट क्या रहेगा तैयारी करने से। ठीक है, वो समझ सकते हैं कि तैयारी कौन से सोर्सेज से करनी है, कहाँ से, ऐसे कौन से ऐसे सोर्सेज है जहां से क्वेश्चंस जो हैं वो बिहेवियर सब्जेक्ट में बन के आ रहे हैं। टोटल 7 क्वेश्चंस सब्जेक्ट में आते हैं, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल 10 मार्क्स। और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल 10 मार्क्स। तो टोटल 20 मार्क्स का बिहेवियर सब्जेक्ट आता है, छोटा सब्जेक्ट है। 7 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आरपीएससी ने इस बार आर एस मेन्स 2025 में पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज सीरियल पोजीशन इफेक्ट इन लर्निंग एंड रिटेंशन। लर्निंग में और रिटेंशन में सीरियल पोजीशन इफेक्ट क्या है। ठीक है, अगर आम भाषा में आपको समझाऊं, देखिए एनसीईआरटी से आया वो क्वेश्चन था। ठीक है, एनसीईआरटी का एक चैप्टर है लर्निंग एंड मोटिवेशन, 11th या 12th साइकोलॉजी जो एनसीईआरटी है उसमें से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। लर्निंग चैप्टर आप देखेंगे तो सीरियल पोजीशन इफेक्ट, बड़ी ही आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो, अगर घर का आप कोई सामान लेने जा रहे हैं बाहर और आपको एक लिस्ट दी गई है 10 आइटम्स की, कि 10 आइटम आपको लेकर आने हैं, और वो आपने याद कर ली वो लिस्ट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि आपको स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 आइटम याद अच्छे से रहेंगे, और बीच के जो 4 आइटम्स हैं वो आप भूलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये है सीरियल पोजीशन इफेक्ट। कोई भी लिस्ट, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल हो, चाहे किसी सामान की लिस्ट हो, अगर उस लिस्ट में को आपको, आप मेमोराइज कर रहे हैं, आप उसको लर्न कर रहे हैं, तो रिटेंशन, तो आप वापस उसको याद करने की कोशिश करेंगे जब उस लिस्ट को, तो सीरियल पोजीशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट उसमें पड़ता है। आप, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी कि आप उस लिस्ट में से स्टार्टिंग और एंड की चीजों को ही अच्छे से याद रख पाएंगे, बीच की चीजें आप भूल जाएंगे। पॉइंट लिखना क्या है आपको, ये तो समझाने वाली बात हो गई। एनसीईआरटी में जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जो इस बारे में लिखा हुआ है सीरियल पोजीशन इफेक्ट इन लर्निंग एंड रिटेंशन, में सीधे सीधे आपको 15 वर्ड्स में आंसर लिखना था, और आपको यहाँ लिखना है, द सीरियल पोजीशन इफेक्ट इज द टेंडेंसी टू रिमेंबर आइटम्स एट द बिगनिंग, मतलब जिसे हम कहते हैं प्राइमेसी साइकोलॉजी में। ठीक है, एंड रिसेंसी ऑफ ए लिस्ट बेटर देन दोज इन द मिडिल ड्यूरिंग लर्निंग। जब भी आप किसी लिस्ट को याद करते हैं तो ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है कि आप या तो प्राइमेसी याद कर पा रहे हैं या रिसेंसी याद कर पा रहे हैं। मतलब 10 आइटम्स की अगर कोई लिस्ट है तो आप बिगनिंग के आइटम्स याद रख पा रहे हैं और एंड के आइटम्स याद रख पा रहे हैं, आप बीच के आइटम्स भूल। और अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। अगर आप टेबल याद करते थे बचपन में तो आप अक्सर ये चीज देखते होंगे कि जब भी आप किसी चीज की टेबल याद कर रहे हैं, 11 की टेबल, 12 की टेबल याद कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा ऐसा होता था कि आप स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेते थे। 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33। ठीक है, और लास्ट के 3-4 पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लेते हैं, और बीच में जो है वो खिचड़ी हो जाता था मामला। तो ये जो पॉइंट, ये जो आप भूलने का हो जाता है बीच की चीजें, इसे कहते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट। ठीक है, यहां पर अगर आप ये डेफिनेशन लिख के आए हैं बिगिनिंग और एंड की, तो आपको आरपीएससी 2 मार्क्स देगा। और अगर आप इससे मिलता जुलता कुछ लिख के आए हैं तो 1 मार्क। एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आरपीएससी ने एनसीईआरटी क्लास 12th लर्निंग चैप्टर से उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। व्हाट लीड्स टू लर्नड हेल्पलेसनेस। ये जो पॉइंट है ये भी स्ट्रेस वाला जो चैप्टर है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, क्लास 12th का साइकोलॉजी में, वहां से क्वेश्चन उठाया है। सीधे सीधे आप इसमें क्या लिखेंगे, आप लर्नड हेल्पलेसनेस के बारे में यहाँ पर सीधे सीधे 15 वर्ड्स में आपको
इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, लर्न हेल्पलेसनेस क्या होती है। 15 वर्ड्स में क्या लिखना है आपको? लर्न हेल्पलेसनेस अराइजेस फ्रॉम रिपीटेड फेलियर। अगर आपका रिपीटेड फेलियर हो रहा है, बार बार आप फेल हो रहे हो, तो आप क्या हो जाएगा आपके साथ? लर्न हेल्पलेसनेस हो जाएगी, आप ऐसा हाई फील करने लग जाए। ठीक है, या तो आप रिपीटेडली फेलियर हो रहे हो, फेल हो रहे हो, ठीक है, या फिर लैक ऑफ कंट्रोल, या फिर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बार बार हो रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें होने की वजह से क्या होता है, या तो आप बार बार फेल हो रहे हो, या फिर आपका कंट्रोल नहीं है आपकी एक्टिविटीज पर, या फिर आपके पास बार बार नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो। तो आ, व्यक्ति विशेष जो है वो ये सोचने लग जाता है, लीडिंग इंडिविजुअल्स टू बिलीव देयर एक्शंस आर यूजलेस एंड स्टॉप स्टॉप ट्राइंग। वो ये सोचने लग जाता है कि उसके जो एक्शंस है वो यूजलेस है, और वो ट्राई करना जो है वो स्टॉप कर देता है। इवन व्हेन चेंज इज पॉसिबल, अगर कुछ परिवर्तन होना संभव भी है तो भी वो ये सोचता है कि उसके कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया कोई भी है वो यूजलेस है, किसी काम की नहीं है, और वो ट्राई करना छोड़ देता है। इससे क्या होता है, असहायता वो फील करने लग जाता है, लर्न कर लेता है ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 15 वर्ड्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आंसर लिखना था। ठीक है, अधिगमित बेबसी के कारण क्या है? What leads to learned helplessness? तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? Learned helplessness arises from repeated failure, point number one. Point number two, lack of control. Point number three, negative experiences. और इसकी वजह से क्या होता है? Leading individuals to believe their actions are useless and stop trying. वो ट्राई करना छोड़ देते हैं even when change is possible. ठीक है, तो अगर आपने इस तरह का कुछ आंसर लिखा है तो 2 नंबर मिल जाएंगे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स वाला जो चैप्टर है, साइकोलॉजी क्लास 12 एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, थर्ड, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी। ये क्वेश्चन भी जो है क्लास 12 की साइकोलॉजी से लिया हुआ है कि स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी क्या होती है? ऐसी पर्सनालिटी से जिसके स्ट्रेस नहीं हो रहा, तो स्ट्रेस रेसिस्टेंट है। तनाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व क्या होता है? अब ऐसा व्यक्तित्व कहीं भी आ रहा है तो उसमें क्या होंगे? ट्रेट्स होंगे, और वो ट्रेट्स के बारे में आपको लिखना है कि ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी में क्या क्या ट्रेट्स होंगे जिसकी वजह से वो पर्सनैलिटी जो है वो स्ट्रेस रेसिस्टेंट बनती है। तो इसमें 15 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आपने ये लिखा है तो आपको पूरे 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनैलिटी रिमेन्स काम एंड इफेक्टिव अंडर प्रेशर। अगर वो प्रेशर में भी है, वर्क प्रेशर है, टाइम लिमिट है, तो उसमें भी वो काम रहता है, कंपोज रहता है, इफेक्टिव रहता है। ठीक है, वो ऑप्टिमिज्म शो करता है, ये एक ट्रेट उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा ट्रेट होना चाहिए इमोशनल स्टेबिलिटी उसके अंदर होती है, स्ट्रॉन्ग कोपिंग स्किल्स होती है, कोई भी प्रॉब्लम हो उससे वो कोप कर जाता है, उसकी कोपिंग की स्किल्स होती है, रेजिलियंस उसके अंदर होता है, और हेल्पिंग इंडिविजुअल्स हैंडल चैलेंजेस विदाउट बिकमिंग ओवरवेल्म्ड। इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है, जिस पर्सन में इस तरह के ट्रेट्स हो, वो पर्सन क्या कहलाता है? स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनैलिटी कहलाता है। एनसीईआरटी क्लास 12, सब्जेक्ट साइकोलॉजी, चैप्टर का नाम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोटा मोटी कहने की बात यह है, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे और आगे भी जो देखेंगे वो क्लास 11th या क्लास 12th की एनसीईआरटी साइकोलॉजी की जो एनसीईआरटी है वहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आरपीएससी ने उठाए हैं। तो आगे आप अगर कभी भी तैयारी करें, देखो मैं नोट्स वगैरह पे विश्वास नहीं रखता, और यही होना चाहिए। एनसीआर और आरपीएससी ने ये चीज प्रूव भी की है कि किसी भी कोचिंग के नोट्स वगैरह बिल्कुल अपर्याप्त हैं। ऑथेंटिक मटेरियल ही होता है, वही आपको सहारा देता है, वही आपको बनाता है। ठीक है, तो आगे से आपको क्या करना है, यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़नी है सीधे से। मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं, मैंने जो आपको पढ़ाया है, वो भी एनसीईआरटी से पढ़ा है। बिहेवियर के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं अभी तक और आगे भी जो होंगे वो एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास 12th सेलेक्टेड टॉपिक्स से उठाए गए हैं, और ये सारी चीजें क्लास में डिस्कस हुई हुई हैं। देखेंगे एक क्वेश्चन और है जो मैं क्लास का भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा कि उसमें वो सीधा सीधा वहां से पूछा हुआ है। ठीक है, चैप्टर सेकंड लेक्चर सेकंड जो है, लेक्चर थर्ड जो है उसमें से आया था। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रिग्रेशन एंड सब्लिमेशन। ये 2 टेक्निक्स हैं, इसके अंदर आपको डिफरेंशिएट करना है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप रिग्रेशन की सीधे सीधे डेफिनेशन लिख दीजिए, सब्लिमेशन की सीधे सीधे डेफिनेशन लिख दीजिए, और वो चीजें वो डिफरेंशिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 15 वर्ड्स में आपको सिर्फ इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। अब रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन ये होता है कि आप चाइल्डिश बिहेवियर दिखा देना। ठीक है, जब भी आप अंडर प्रेशर हो या कहीं कोई भी स्ट्रेस में हो, तो आप अपनी एज से कम एज के जो है वो सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, उसे क्या, सॉरी, रिग्रेशन कहते हैं।
सेंटेंस में आप कैसे फ्रेम करके लिखेंगे? रिग्रेशन इन्वॉल्व्स रिवर्टिंग टू चाइल्डिश बिहेवियर्स अंडर स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस हो रही है तो उस स्ट्रेस में आप क्या करेंगे? रिवर्ट हो जाएंगे चाइल्डिश बिहेवियर्स की तरफ। पॉइंट, while sublimation redirects negative impulses into positive। सबलिमेशन होता है वो रीडायरेक्ट करेगा नेगेटिव इंपल्सेस टू पॉजिटिव। तो सबलिमेशन एक पॉजिटिव आइडिया है, आपके नेगेटिव इंपल्सेस जो होंगे उनको पॉजिटिव बनाएगा। सोशली एक्सेप्टेबल एक्शंस लाइक आर्ट और स्पोर्ट्स मेकिंग सबलिमेशन अ मोर कंस्ट्रक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये दोनों ही चीजें स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म है। रिग्रेशन में क्या होता है? जब भी आप स्ट्रेस में आते हैं तो आप चाइल्डिश बिहेवियर शो करने लग जाते हैं, दैट इज रिग्रेशन। जबकि सबलिमेशन में क्या होता है? सबलिमेशन आपके नेगेटिव इंपल्सेस को पॉजिटिव इंपल्सेस में कन्वर्ट करके शो करता है, रीडायरेक्ट करता है। सोशली एक्सेप्टेबल एक्शंस दिखाने की कोशिश करता है, जैसे आर्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप खेलने लग गए, आपको स्ट्रेस हो रहा है आप ड्राइंग करने लग गए। ठीक है, इस तरह की चीजें करता है, मेकिंग सब्लिमेशन अ मोर कंस्ट्रक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। देन ये रिग्रेशन और सब्लिमेशन डेफिनेशन पॉइंट आपको लिखना था, जिससे कि आप सब्लिमेशन और रिग्रेशन में डिफरेंशिएट कर सकें। फिर आता है सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल। क्या होता है इसमें? एक स्केल है, आपको कोई भी लाइफ इवेंट बताया जाएगा, आपको स्टिमुली क्या दी जाएगी? लाइफ इवेंट। ये हो, अब आपको 1 to 10, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको स्कोर करना है। जितना आप ज्यादा स्कोर करेंगे उतनी आपकी स्ट्रेस ज्यादा है, जितना आप कम स्कोर करेंगे उतनी आपकी स्ट्रेस कम है। इस तरह से सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल काम करता है। लिखना क्या है इसमें, लिखना कैसे है? द सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल SRRS मेजर्स स्ट्रेस बाय असाइनिंग स्कोर्स टू लाइफ इवेंट। ये क्या करता है? ये स्ट्रेस को असेस करता है, स्ट्रेस को मापता है। ठीक है, कैसे कि जो सब्जेक्ट है, जो इंडिविजुअल है, को बोलता है कि आप स्कोर दो पर्टिकुलर लाइफ इवेंट से। जैसे आपको लाइफ इवेंट दे दिया कि आप कांस्टेबल परीक्षा में फेल हो गए, ठीक है, तो आप दोगे 5 नंबर। फिर आपसे बोला गया आप जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा में फेल हो गए, आप दोगे 8। आपसे बोला जाए आप RS के मेंस परीक्षा में फेल हो गए, आप दोगे 10 नंबर। मतलब कि कांस्टेबल परीक्षा में फेल होने से आपको इतनी स्ट्रेस नहीं हुई जिससे ज्यादा स्ट्रेस आपको हुई जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा में फेल होने से और फिर RS परीक्षा। ठीक है, तो ये जो स्कोर आपको दिया जा रहा है, ये लाइफ इवेंट पर दिया जा रहा है, आप दे रहे हो ये स्कोर पर्टिकुलर लाइफ इवेंट। ठीक है, द सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल मेजर्स स्ट्रेस बाय असाइनिंग स्कोर्स टू लाइफ इवेंट्स। हायर स्कोर्स इंडिकेट ग्रेटर स्ट्रेस। इतना ज्यादा स्कोर आप दोगे मतलब उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रेस है। यहाँ आपने 10 स्कोर दिया, मतलब ये जो लाइफ इवेंट हुआ RS मेंस परीक्षा में फेल होना, ये आपको ज्यादा स्ट्रेस दे करके। ठीक है, और इसी स्कोर की वजह से, इसी रेटिंग स्केल क्या होता है? हेल्पिंग असेस द रिस्क ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम है उसको असेस। अगर आप हर लाइफ इवेंट को बहुत ज्यादा स्कोर दे रहे हो, इट मींस वो पर्टिकुलर इवेंट आप स्ट्रेस दे रहा है, और उस स्ट्रेस की वजह से आपको स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट रिलेटेड हो सकती है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह हमने जो है वो 2 नंबर के जितने भी 5 क्वेश्चंस थे, ये मैंने यहाँ आपको करवाए भी। पहला क्वेश्चन सीरियल पोजीशन इफेक्ट, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से सीधे सीधे उठाए हुए हैं। एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का उठाया और उससे क्वेश्चन बना के दे दिया। क्लियर? अब चलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको 50 वर्ड्स में आंसर लिखना था। ये है सेक्शन बी ऑफ यूनिट 3 पार्ट बी। ठीक है, इन व्हाट वे कल्चरल इंटेलिजेंस डिफर फ्रॉम इमोशनल इंटेलिजेंस। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 50 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। आप ये मान लीजिए 60 वर्ड्स में लिख, बेसिक काउंट तो करने बैठ नहीं रहा। किस तरह से आंसर लिखना है आपको? स्टार्टिंग के 20 वर्ड्स आपको कल्चरल इंटेलिजेंस के बारे में लिखना, मिडिल के 20 वर्ड्स आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में लिखना। और ये जो आपने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी कल्चरल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस की, यहाँ भी डिफरेंशिएट हो गया। और फिर बाद में आपको जो लास्ट 20 वर्ड्स लिखने हैं उसमें इन दोनों को क्लियरली डिफरेंशिएट कर लो। यहाँ इसको समझा दिया, इसको समझा दिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये अपनी आंसर राइटिंग इसमें हो गई। इस तरह से अगर आपने आंसर लिखा है, इस तरह से अगर आपने समझाने की कोशिश की एग्जामिनर को कि किस तरह से कल्चरल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस डिफरेंट है, तो आपको 5 नंबर में से अधिकतम अंक मिले। ठीक है, कैसे लिखना है? कल्चरल इंटेलिजेंस के बारे में लिखा, इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, रेस्पेक्ट एंड अडेप्ट टू डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, फोकसिंग ऑन क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस। कि भाई कल्चरल इंटेलिजेंस तो ये हमने बता दिया।
एक एबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की, रेस्पेक्ट करने की और अडेप्ट करने की डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, अलग अलग कल्चर्स हैं, उनको आप समझ रहे हो, उनकी आप इज्जत कर रहे हो, उनके हिसाब से आप अडेप्ट कर रहे हो। ठीक है, अब जब आप क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस कर रहे हो, आप अलग अलग कल्चर के लोगों से मिल रहे हो। फिर आपने बताया इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन द अदर हैंड involves recognizing, understanding and managing one's own emotions and those of others. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? खुद के और दूसरों के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, उनको समझना और उनका मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो ये हो गया कल्चरल इंटेलिजेंस और ये हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ भी आपने डिफरेंस बता ही दिया, ऑन द अदर हैंड लिखने में बता दिया कि भाई कल्चरल इंटेलिजेंस तो ये होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस ये होता है। अब इन दोनों के बीच में आप मोटा मोटी डिफरेंस बताओ। While emotional quotient enhances personal and social relationships in familiar settings, जब आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है तो आप पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप्स को एनहांस होती है आपकी। जबकि अगर आपके पास कल्चरल क्वेश्चन ज्यादा है, कल्चरल इंटेलिजेंट हो आप, तो क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड फंक्शनिंग इन डाइवर्स कल्चरल एनवायरमेंट्स, ग्लोबल एंड मल्टी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से आपको 5 में से अधिकतम मार्क्स आपको मिलेंगे, ये इसे कहते हैं आंसर राइटिंग टेस्ट। ये अगर आपने लिखा है, ये भी सीधा सीधा कल्चरल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस वाला चैप्टर है क्लास 11 साइकोलॉजी, उसमें दिया, दोनों की डेफिनेशन दी हुई है, दोनों का डिफरेंस दिया। देन आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर इश्यूज इन पर्सनालिटी असेसमेंट। पर्सनालिटी जब असेस करते हैं हम, तो कौन कौन से मेजर इश्यूज आते हैं? देखो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया है बिहेवियर में, वो मैंने आपको पूरा करवाया, क्या चीज? इंटेलिजेंस। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो मैंने आपको बताया वो पर्सनालिटी पढ़ाया, और थर्ड लेक्चर जो मैंने आपको करवाया है वो करवाया है पर्सनालिटी असेसमेंट के ऊपर। पर्सनालिटी असेसमेंट, ये है पर्सनालिटी और ये है इंटेलिजेंस। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर आप कंप्लीट करें। पर्सनालिटी असेसमेंट वाले लेक्चर में मैंने पूरा लेक्चर अलग अलग तरह के पर्सनालिटी असेसमेंट आपको पढ़ाए थे, और फिर बाद में लेक्चर को कंक्लूड करते टाइम मैंने एक दो पैराग्राफ में आपको ये समझाया था पर्सनालिटी असेसमेंट करते टाइम कौन कौन से मेजर इश्यूज आते हैं। सीआरटी में दिया हुआ था, मैंने एज इट इज एनसीईआरटी को आपके सामने रख के आप उसको समझाने की, क्लैरिफाई कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने की कोशिश की, और वैसा का वैसा क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी ने उठा के यहाँ से पूछा, व्हाट आर मेजर इश्यूज इन पर्सनालिटी असेसमेंट। क्या होता है? पहला तो ये होता है कि आपकी आदत होती है यस, हर चीज में यस करने की। yes, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप यस बोलेंगे, तो इसकी वजह से थोड़ा पर्सनालिटी असेसमेंट गड़बड़ हो जाता है। दूसरा, आप उस तरह से आंसर करते हैं, आप मतलब सब्जेक्ट इंडिविजुअल जिसका पर्सनालिटी असेसमेंट हो रहा है, वो व्यक्ति उस तरह से आंसर करने की कोशिश करेगा जो तरीका सोशली एक्सेप्टेबल हो। पॉइंट कि आप कोई साइकोलॉजिस्ट पूछ रहा है, ठीक है, और आप उसका आंसर उस तरह से मॉडिफाई करने की कोशिश करके देंगे, अंदर से क्या सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो आप जनरली शो नहीं, वही बताते हैं जो एक्सेप्टेड मैनर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी और एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पर बनकर आया। पर देख लेते हैं क्या आपको लिखना क्या है। लिखना यह है, मेजर इश्यूज इन पर्सनालिटी असेसमेंट इंक्लूड कल्चरल बायस। देखिए क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट आपको असेस कर रहा है आपकी पर्सनालिटी, वो ऑलरेडी कल्चरल बायस है उसके, वो पता है कि इस पर्टिकुलर कल्चर के लोग इस तरह के होते हैं, तो वो आपकी जो रेटिंग है उसमें चेंज करने की कोशिश करेगा। स्पेसिफिकली इंटरव्यू पॉइंट होता है, वेयर टेस्ट में नॉट बी वैलिड अक्रॉस कल्चर्स, कुछ टेस्ट जो है वो अक्रॉस कल्चर। फिर दूसरा, सोशल डिजायरेबिलिटी, वेयर इंडिविजुअल्स फेक रेस्पॉन्सेज टू अपीयर फेवरेबल। वही मैंने बात आपको बताई कि जो सब्जेक्ट है, जो इंडिविजुअल है, वो क्या कर रहा है, उस तरह से जवाब देने की कोशिश कर रहा है जो जवाब सोशली एक्सेप्टेबल हो, सोशली डिजायरेबल हो, या फिर साइकोलॉजिस्ट को इंप्रेस करने के लिए है। अगर उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव थॉट चल भी रहा है, तो भी वो सामने यही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा कि माय पर्सनालिटी इज वेरी पॉजिटिव। तो यहाँ पर सेकंड जो प्रॉब्लम आती है पर्सनालिटी में, वो आती है सोशल डिजायरेबिलिटी। थर्ड, सब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेशन, जो साइकोलॉजिस्ट सब्जेक्ट को एसेस कर रहा है वो साइकोलॉजिस्ट सब्जेक्टिव हो सकता है। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट कहता है कि दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंट्रोवर्ट, तो दूसरा साइकोलॉजिस्ट उसी पर्सन को असेस करने के बाद कह सकता है ही इज नॉट इंट्रोवर्ट, ही इज नॉट एक्सट्रोवर्ट, ही इज इन बिटवीन। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्टिविटी यहाँ पर मैटर करती है, पर्सन टू पर्सन, साइकोलॉजिस्ट टू साइकोलॉजिस्ट, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स है वो चेंज होती है। देन वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ऑफ सर्टेन टूल्स, ये चीज़ें मैटर करती है। सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस, व्यक्ति जो है वो
जो स्टिमुलाई उसको दी जा रही है, जो रेस्पॉन्स उस स्टिमुलाई पे आ रहा है डिपेंड करता है। इसके अलावा सेल्फ रिपोर्ट लिमिटेशंस होती है कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जहां पर यस और नो में ही आंसर दिया जाता है, ठीक है, इन बिटवीन कुछ नहीं होता, आइदर ब्लैक और आइदर व्हाइट, नो ग्रे इन बिटवीन, ठीक है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा प्राइवेसी और मिसयूज ऑफ रिजल्ट कभी कभी है, साइकोलॉजिस्ट जो है वो पर्सनल डेटा वो भी सब्जेक्ट का एसेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, वो मिसयूज करते हैं, ठीक है। इस तरह की कुछ मेजर इशू असेसमेंट में, जो एनसीईआरटी क्लास 11th का जो पर्सनालिटी पर्सनालिटी उससे सीधा सीधा आरपीएससी पर उठाया है। लास्ट पैराग्राफ जो पर्सनालिटी असेसमेंट का था वो सीधे सीधे मेजर इश्यूज के बारे में बात कर रहा था, पर्सनालिटी। इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा समझने की कोशिश की आरपीएससी ने क्वेश्चन जो है वो कहाँ से बनाए, किस तरह के क्वेश्चन आए, आपने किस तरह से आंसर लिखे, करेक्ट आंसर्स क्या हो सकते थे। अगर आपने पेपर दिया है इस बार का तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या ये आंसर्स आपने लिखे हैं, किस तरह का आपका पेपर हुआ। पीडीएफ जो इस लेक्चर की है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा अगर आपने ऑथेंटिक सोर्सेज से तैयारी की है। और फ्यूचर में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आरएस मींस की, उनके लिए भी एक गोल्डन एडवाइस मैं आपको दूंगा। किसी भी कोचिंग के नोट्स, हम तो नोट्स आपको प्रोवाइड कराते ही नहीं है, देखो तो एनसीईआरटी पे ही, एनसीईआरटी के ही भरोसे हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑथेंटिक, ठीक है, आरबीएससी बोर्ड की किताबें, एनसीईआरटी बोर्ड एनसीईआरटी की किताबें, यही भगवान है सिविल सर्विसेज में, ठीक है। तो वहीं से आपको पढ़ना है और वहीं से तैयारी करनी है। हमारे लेक्चर्स वगैरह जो भी चलते हुए आ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के हो, वो सारे ऑथेंटिक मटेरियल की बेस्ड हैं और उन्हीं को हम अच्छे से समझाने की आपको कोशिश। नेक्स्ट लेक्चर मैं हिस्ट्री की आंसर की लाने की कोशिश करूंगा और बाकी छोटे सब्जेक्ट सारे, ठीक है। तो आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि आपने किस तरह का जो है परफॉर्मेंस दी, किस तरह के आंसर्स आप। इसके अलावा लॉ की और लॉ जो सब्जेक्ट है छोटे नंबर का सब्जेक्ट है, दिनेश सर उसकी आंसर की देंगे आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दिनेश सर देंगे और पॉलिटी दिनेश सर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आंसर की हिस्ट्री की हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चंस बनाए आरपीएससी ने, किस तरह के क्वेश्चंस थे, आपको किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से उसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।